हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आपके इस कृष्णा आर्ट एजुकेशन चैनल में, जो केवल और केवल बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाने के लिए बनी है। इसलिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साइड के बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इस चैनल से रिलेटेड क्लास 11 के नोट्स और PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और उसको आप टेलीग्राम एप्लीकेशन में कृष्णा आर्ट्स एजुकेशन 12 सर्च करके भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का वीडियो एक महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको क्लास 11 का हिंदी दिगंत भाग 1 के गद्य खंड का तीसरा पार्ट आंखों देखा गदर का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाने वाले हैं। अर्थात आज हम आपको आंखों देखा गदर पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाने वाले हैं। और अगर आपको कक्षा 11 के हिंदी दिगंत भाग 1 के किसी भी पाठ के लघु उत्तरीय, वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर या फिर पाठ को पढ़ना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक कक्षा 11 दिगंत भाग 1 के वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर, लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर या फिर संपूर्ण व्याख्या के प्लेलिस्ट में जाकर किसी भी पाठ के किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको बिना देर करते हुए आंखों देखा गदर पाठ का लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर पढ़ाते हैं। आपके बुक में दो टाइप का क्वेश्चन होगा, एक होगा पाठ के साथ और एक होगा पाठ के आसपास। पाठ के साथ वाला क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सिर्फ यही क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे। पाठ के आसपास वाला क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपके नॉलेज के लिए होता है। तो पाठ के साथ वाले क्वेश्चन में हमारा पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को किले को समझने में कितने दिन लगे थे और फिर उन्होंने क्या किया था। अगर आपको इन क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल ही अच्छे से समझना है तो आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आप पाठ को अच्छे से पढ़े हुए रहिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को बिल्कुल ही आसानी से समझ जाइएगा और आसानी से बना दीजिएगा। पाठ को समझने के बाद आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो अगर आपने पाठ को नहीं भी पढ़ा तो इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए रहिए, मेरी सभी बातों को माइंड कंसंट्रेट करके समझते हुए चलिए। मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस वीडियो में हम आपको सभी के सभी क्वेश्चन अच्छे से याद करवा दें। और इस वीडियो के बाद आप इस पाठ की व्याख्या की वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि जो अंग्रेज थे, जब वे झांसी की रानी के किले पर आए थे तो अंग्रेजों को किलों को समझने में कितने दिन लगे थे और फिर उन्होंने क्या किया था। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि किले किसको कहते हैं। किले कहा जाता है जो पुराने समय में राजा का महल हुआ करता था, उन राजा के महल का जो जितना एरिया होता था, उसका जितना विस्तार होता था, उसके चारों तरफ घेरा हुआ करता था और उस घेरे को ही किले कहा जाता था। अर्थात उस घेरे को ही किले के नाम से जाना जाता था और सभी किले पर फाटक लगा हुआ था। बिना फाटक खुले कोई भी उनके एरिया में उनका जितना विस्तार है उसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता था। तो आप समझ कर गए होंगे कि किले किसे कहा जाता है। तो जो किले थे, उन किलों को, उन फाटकों को समझने में अंग्रेजों को कितने दिन लगे थे और फिर उनको समझने के बाद उन्होंने क्या किया था। तो झांसी का किला बड़ा मजबूत और सुरक्षित था, बाहरी लोगों के लिए उस पर कब्जा जमाना मुश्किल था। अंग्रेजों ने जब उस पर चढ़ाई की तो वे मोर्चा बांधने में पहले 2 दिन विफल रहे और तीसरे दिन वे मौके समझ गए। जब अंग्रेजों को झांसी के किले पर चढ़ाई हो तो मौके समझ आ गए, तब उन्होंने रात होने पर सभी ठिकाने साध कर साधारण मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात होते ही किले के पश्चिमी बाजू पर गरनाली तोपों से वार करने लगे। अर्थात जो झांसी का किला था वह बड़ा मजबूत और बड़ा ही सुरक्षित तरीके से बनाया गया था और बाहरी लोगों के लिए उस पर कब्जा जमाना बिल्कुल ही मुश्किल था। अंग्रेजों ने जब उस पर चढ़ाई करने की सोची तो वे मोर्चा बांधने में पहले 2 दिन तो विफल रहे, अर्थात पहले 2 दिन का प्रयास उनका विफल रहा, वे विजय नहीं प्राप्त हुए, उसके असफल रहे। लेकिन तीसरे दिन वे मौके को समझ गए, वे किलों को समझ गए। तो इससे एक बात स्पष्ट होता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अंग्रेजों को किलों को समझने में कितने दिन लगे थे तो 3 दिन लगे थे, क्योंकि तीसरे दिन वे मौके को समझ गए थे, अर्थात किलों को समझ गए थे। और जब अंग्रेजों को झांसी के किले पर चढ़ाई हेतु मौके समझ आ गए थे तब उन्होंने रात भर सभी ठिकाने साध कर साधारण मोर्चे बांधे और 4 घड़ी रात रहते ही किले के जो पश्चिमी बाजू, उस पश्चिमी बाजू पर गरनाली तोपों से वार करने लगे थे। गरनाली तोप कहा जाता है, जो बॉर्डर मूवी आपने देखा होगा उसमें जो तोप होता है जिससे गोला बारूद बरसाया जाता है, उसी को गरनाली तोप कहा जाता है। तो उस दिन पश्चिमी बाजू पर गरनाली तोप से वे वार करने लगे थे। तो इसमें पूछा गया था 2 चीज़ कि अंग्रेजों को किलों को समझने में कितने दिन लगे थे और फिर उन्होंने क्या किया था। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर आप याद रखिएगा, अंग्रेजों को किलों को समझने में 3 दिन लगे थे। पहले 2 दिन तो वो विफल रहे थे, लेकिन तीसरे दिन वे समझ गए थे और जब वे समझ गए थे तब उन्होंने मोर्चा बांध कर सभी जगह ठिकाना साध कर मोर्चा बांधे और 4 घड़ी रात रहते ही किले के पश्चिमी बाजू पर गरनाली तोपों से वार करने लगे थे। इसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा कब हुई थी। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक अद्भुत वीरांगना थी
वे बड़े साहस और धैर्यपूर्वक किले पर कब्जा जमाने आए अंग्रेजों के मोर्चों को विफल कर रही थी, अर्थात उनको कब्जा नहीं करने दे रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज रात में ही मोर्चे बांधकर शहर पर गरनाली तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए, तब उन्हें पहली पहल निराशा हुई। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा कि जो अंग्रेज थे उनको 2 दिन तो विफल रहे थे अंग्रेज झांसी के किलों को समझने में, लेकिन जब ये किलों को समझ गए थे तब रात को उन्होंने पश्चिमी बाजू पर गरनाली तोप से गोले बरसाने शुरू कर दिए थे। तो लक्ष्मीबाई को पहली बार निराशा तभी हुई थी क्योंकि लक्ष्मीबाई एक अद्भुत वीरांगना थी। वह बड़ी साहस और धैर्यपूर्वक किले से कब्जा जमाने आए अंग्रेजों के मोर्चों को विफल कर रही थी, अर्थात उनको कब्जा नहीं जमाने दे रही थी, उनको असफल कर रही थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अंग्रेज रात में ही मोर्चे बांधकर शहर पर गरनाली तोपों से गोले बरसाने शुरू कर दिए, तब इस चीज़ को देखकर उन्हें पहली बार निराशा हुई थी। शहर में गोले पड़ने से आम जनता को क्या क्या कष्ट होने लगे थे, अर्थात उस रात को जब अंग्रेज शहर में गोले बरसाने लगे थे तो उस गोले बरसाने से, उस गोले पड़ने से जो शहर की आम जनता होती है उसको क्या क्या कष्ट होने लगे थे। तो जब अंग्रेजों की ओर से झांसी शहर में गोले पड़ने लगे तब वहाँ की जनता को भयंकर परेशानियाँ होने लगी। गोला जहाँ भी गिरता वहाँ 150 आदमियों को घायल कर देता, 10-5 तो मुंह में ही सुला देता। यदि गोला घर पर गिरता तो वह जलकर राख हो जाता तथा उसके धक्के से आसपास के छोटे घर भी गिर जाते। गोले के गिरने से जहाँ तहाँ आग लग जाती। इस प्रकार सर्वत्र त्राही त्राही मच गई, कोई कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। अर्थात शहर में गोले पड़ने से आम जनता को क्या क्या कष्ट होने लगे आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इन सभी चीज़ों को मैंने पाठ में भी अच्छे से पढ़ा रखा है। अगर आप इस पाठ को पढ़े हुए होंगे तो आपको ये सभी क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ रहे होंगे कि जब अंग्रेजों की ओर से झांसी शहर में गोले पड़ने लगे थे तब वहाँ की जनता को भयंकर परेशानियां होने लगी थी, क्योंकि जहाँ भी गोला गिरता था वहाँ 150 आदमी को घायल कर देता था और उस गोले से 10-5 आदमी तो डायरेक्ट उनकी मृत्यु हो जाती थी। गोला यदि घर पर गिर जाता था तो घर जलकर राख हो जाता था तथा उस जिस घर पर गिरता था उस घर के अगल बगल घर, छोटे घर भी गिर जाते थे। गोले के गिरने से जहाँ तहाँ आग भी लग जाती थी और इस प्रकार सर्वत्र जगह, सभी जगह झांसी में त्राही त्राही मच गई थी और कोई भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा था। 7वें दिन सूर्यास्त के बाद क्या हुआ? रात के समय तोपें क्यों चालू की गई? अर्थात जब युद्ध चलते चलते 7वां दिन आया था तो 7वें दिन सूर्यास्त के बाद क्या हुआ था और रात के समय तोपें क्यों चालू की गई थी? लड़ाई के दौरान 7वें दिन सूर्यास्त के बाद झांसी की तरफ से मोर्चे तोपें बंद हो गई, क्योंकि शत्रुओं के वार के आगे कोई गोलंदाज टिक नहीं पाया। इस प्रकार शत्रुओं द्वारा झांसी के किले का वह मोर्चा भी तोड़ डाला गया और उसके प्रतिकार और अपने बचाव में रातों रात कुशल कारीगरों द्वारा बुर्जे पर मोर्चा बांधकर तोपें चालू कर दी गई, ताकि असावधान अंग्रेज सैनिकों को मार भगाया जा सके। अर्थात जब 7वें दिन का सूर्यास्त हुआ था तो उसके बाद सबसे पहले तो झांसी की तरफ से पश्चिम मोर्चे की जितनी भी तोप थी वो बंद हो गई थी, क्योंकि शत्रुओं के वार से आगे वाले जो गोलंदाज थे वे टिक नहीं पाए थे और इस प्रकार शत्रुओं द्वारा झांसी के किले पर जो मोर्चा था वह भी तोड़ दिया गया था। तो पूछा जा रहा है कि रात के समय तोपें क्यों चालू की गई थी? तो उसके प्रतिकार अर्थात उसका जवाब देने के लिए और अपने बचाव में रातों रात कुशल कारीगरों द्वारा बुर्ज पर मोर्चा बांधकर तोपें फिर से चालू कर दी गई थी, ताकि जो असावधान अंग्रेज सैनिक है उनको मारकर भगाया जा सके। 7वें दिन सूर्यास्त के बाद यही हुआ था कि सबसे पहले तो झांसी के किले पर जो मोर्चे पर गोलंदाज थे वे टिक नहीं पाए थे और रात के समय वहां कारीगर को बुला कर मोर्चा बांधकर तोपें चालू कर दी गई थी, ताकि असावधान अंग्रेज सैनिकों को मार भगाया जा सके और झांसी की बचाव किया जा सके। सिपाहियों को जब लगा कि झांसी अंग्रेजों के हाथ लग जाएगी तो उन्होंने क्या किया? अर्थात जो युद्ध में सिपाही होते हैं, आप जानते हैं कि युद्ध में सिपाही लड़ते हैं, तो जो सिपाही थे जब उन सिपाहियों को लगा कि झांसी अंग्रेजों के हाथ लग जाएगी अर्थात नहीं बच पाएगी, तब उन्होंने क्या किया था? तो हिंदुस्तानी सिपाहियों ने यह जानते समझते हुए भी कि अब हमारी हार होने वाली है और झांसी अंग्रेजों के हाथ लग जाएगी, तब भी अपनी हिम्मत ना हारी। वे सच्चे सूरवीर की तरह भी दोने चुने उत्साह और वेग से अपना मुकाबला करने को तैयार हुए। अर्थात जितने भी भारतीय सिपाही थे, हिंदुस्तानी सिपाही थे, वे ये जानते और समझते थे कि अब हमारी हार होने वाली है, झांसी जो थी वह अंग्रेजों की हाथ लग जाएगी, ये सभी जानते थे, लेकिन फिर भी उन सिपाहियों ने अपनी हिम्मत न हारी थी। वे सच्चे सूरवीर की तरह दूने चौगुने उत्साह एवं वेग से उनका मुकाबला करने को तैयार हुए थे। बाई साहब ने सरदारों से क्या कहा? बाई साहब के कहने पर सरदारों पर क्या असर पड़ा? बाई साहब से यहाँ तात्पर्य है जो रानी लक्ष्मीबाई थी, रानी लक्ष्मीबाई ने सरदारों से क्या कहा था और बाई साहब के कहने पर जो सरदार थे उन सरदारों पर क्या असर पड़ा था। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी पर आए संकट और अपनी हार देख सरदारों को इकट्ठा करके उनका मनोबल बढ़ाया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब तक झांसी अपने ही चल पड़ रही है, अपने ही चल पर लड़ रही है, अर्थात अपने ही बल पर लड़ी है और आगे भी लड़े।
इसे पेशवा अथवा दूसरे के बल की कोई दरकार नहीं है। बाई साहब के ऐसा कहने पर सभी सरदारों पर अनुकूल असर पड़ा। वे सभी ओज एवं तोज से भर गए और मोर्चेबंदी के लिए कठिनतम परिश्रम करने लगे। जो पेशवा होता है, पेशवा कहा जाता है जब युद्ध के समय जो युद्ध में रहने वाले सिपाही होते हैं, जब उनसे युद्ध नहीं संभलता है तो पेशवा से मदद लिया जाता है। तो जो बाई साहब थे उसने सरदारों से क्या कहा था और बाई साहब के कहने पर सरदारों पर क्या असर पड़ा था, आप समझ गए होंगे कि जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी, जब झांसी पर संकट आया था तो उस संकट को देखते हुए और अपनी हार देख सभी के सभी सरदारों को इकट्ठा कर उनका मनोबल बढ़ाया था झांसी की रानी ने। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब झांसी अपने ही चल पर लड़ी है और आगे भी लड़ेगी। इसे पेशवा अथवा किसी दूसरे के बल की कोई दरकार नहीं है। बाई साहब के ऐसा कहने पर जितने भी सरदार थे सभी के सभी सरदारों पर अनुकूल असर पड़ा। वे सभी के सभी ओज एवं तोज से भर गए और मोर्चेबंदी के लिए कठिनतम परिश्रम करने लगे थे। 10वें दिन की लड़ाई का क्या महत्व था? 10वें दिन की लड़ाई का वर्णन संक्षेप में करें। मतलब पूछा यह जा रहा है कि जब 10वां दिन लड़ाई चला था तो 7वां दिन का लड़ाई इससे पहले आपने पढ़ लिया। इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि 10वें दिन की लड़ाई का महत्व क्या था और 10वें दिन की लड़ाई का वर्णन संक्षिप्त में करें कि 10वें दिन की लड़ाई में क्या क्या हुआ था, उसके बारे में शॉर्टकट में बताएं। तो झांसी के किले को जीतने के लिए अंग्रेजों और झांसी के बीच जारी युद्ध का 10वां दिन बेहद महत्वपूर्ण था। इस युद्ध पर झांसी का भविष्य निर्धारित होने वाला था, क्योंकि इधर झांसी की मदद हेतु तांत्या टोपे 15,000 फौजें लेकर पहुंच चुके थे और उधर कप्तान साहब भी अंग्रेजी फौजों के साथ आ धमका था। इस प्रकार उस दिन की लड़ाई एक तरह से निर्णायक लड़ाई समझी जा रही थी। उस दिन बड़ा भीषण युद्ध हुआ। दोनों ओर के सिपाही जी जान लगाकर लड़ रहे थे। आमने सामने की लड़ाई हो रही थी। बिगुल, नरसिंहों, बंदूकों, तोपें इत्यादि से सारा वातावरण थर्रा रहा था। चारों तरफ मार काट और चीख पुकार मची थी। किंतु इस लड़ाई में धीरे धीरे तांत्या टोपे एवं झांसी की रानी पिछड़ने लगी और अंग्रेजी फौज भारी पड़ी। अर्थात इस क्वेश्चन में आपको दो चीज़ अच्छे से याद रखना है कि 10वें दिन की लड़ाई का महत्वपूर्ण महत्व यही क्या था और 10वें दिन की लड़ाई का संक्षिप्त में वर्णन करें। तो जो 10वें दिन का लड़ाई था वह लड़ाई उनके बीच निर्णायक युद्ध करने वाला था, क्योंकि झांसी के बीच और युद्ध के बीच, अंग्रेजों और झांसी के बीच युद्ध का 10वां दिन बेहद महत्वपूर्ण था। इस युद्ध पर ही झांसी का भविष्य निर्धारित होने वाला था, क्योंकि झांसी की मदद के लिए तांत्या टोपे 15,000 फौज लेकर पहुंचे थे और उधर कप्तान साहब भी अंग्रेजी फौजों के साथ आ धमका था। इस प्रकार जो उस दिन की लड़ाई थी वह निर्णायक लड़ाई समझाई जा रही थी। अर्थात उस लड़ाई से पता चलने वाला था कि किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी। उस दिन बड़ा भीषण युद्ध हुआ था। दोनों ही ओर के सिपाही जी जान लगाकर लड़ रहे थे। आमने सामने की लड़ाई हो रही थी। बिगुल, नरसिंहों, बंदूकों, तोपी इत्यादि से सारा वातावरण थर्रा रहा था। चारों तरफ मार काट और चीर पुकार मची थी। किंतु इस लड़ाई में धीरे धीरे तांत्या टोपे और झांसी की रानी पिछड़ने लगी थी और अंग्रेजी फौज उन पर भारी पड़ गई थी। अर्थात झांसी की रानी उस युद्ध में भी हार गई थी। भेदिए ने लक्ष्मीबाई को आकर क्या खबर दी? लक्ष्मीबाई पर इस खबर का क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले आप ये समझ लीजिए भेदिए किसे कहा जाता है। भेदिए कहा जाता है जो एक जगह के युद्ध के, एक जगह के वातावरण को दूसरे जगह जाकर बताता है, उसे भेदिया कहा जाता है। जैसे कि अंग्रेजों में युद्ध के मामले में क्या चल रहा है उनके समाचार को जो लक्ष्मीबाई के पास पहुंचाता है उसे लक्ष्मीबाई का भेदिया कहा जाता है। और जो लक्ष्मीबाई के युद्ध में, लक्ष्मीबाई के किले में क्या कुछ चल रहा है उस समाचार को अंग्रेजों के पास जाकर पहुंचाता है तो उसे अंग्रेज का भेदिया कहा जाता है। तो इसमें पूछा यही जा रहा है कि जो भेदिया था उसने लक्ष्मीबाई को आकर क्या खबर दी थी, क्या सूचना दी थी और लक्ष्मीबाई को इस खबर को सुनकर क्या प्रभाव पड़ा था। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में झांसी अंग्रेजों से बड़ी बहादुरी से लगातार पिछले 11 दिनों से लड़ रही थी। अर्थात जब उस युद्ध का नेतृत्व झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी तो झांसी अंग्रेजों से बड़ी ही बहादुरी से लगातार पिछले 11 दिनों से लड़ रही थी। उस रात जब बाई साहब रात को रोजाना की तरह ही शहर और किले पर गश्त लगाकर जब बंदोबस्त कर रही थी तो एक भेदिए ने आकर यह खबर दी कि अंग्रेजी फौज को इतनी मशक्कत के बाद भी अपनी जय मिलती नहीं दिखाई दी और उनका गोला बारूद भी अब प्राय समाप्त हो गया, इसलिए कल पहर भर लड़ने के बाद उनका लश्कर उड़ जाएगा। भेदिए की उक्त खबर सुनकर बाई साहब अर्थात रानी लक्ष्मीबाई को बहुत राहत मिली और असीम आनंद मिला। उनका चेहरा खुशी से खिल उठा और उनमें नई शक्ति तथा साहस का संचार हुआ। जो भेदिया था उसने लक्ष्मीबाई को आकर यही खबर दिया था कि कल के युद्ध में जो अंग्रेज की सेना है वह पहर उठते ही उठ जाएगा, क्योंकि उन्होंने बहुत अधिक गोला बारूद खरीदा था, वह सभी का सभी समाप्त हो गया। अब कितने भी मशक्कत कर लिया जाए उस अंग्रेज को जय नहीं मिलेगी। ये खबर आकर भेदिया ने लक्ष्मीबाई को दिया था और जब लक्ष्मीबाई ने इस खबर को सुना तो इस खबर को सुनने से उनको बहुत अधिक राहत मिली और असीम आनंद भी मिला। उनका चेहरा बिल्कुल ही खुशी से उड़ उठा था और उनमें शक्ति और नई साहस का एक संचार हुआ था।
विलायती बहादुर कौन थे? पाठ में वर्णित उनकी भूमिका का वर्णन करें। अर्थात जो विलायती बहादुर थे वे कौन थे और पाठ में अपने विलायती वर्ग के बारे में क्या पढ़ा है उसके बारे में बताएं। तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ जो 1500 मुसलमान बहुत दिनों से नौकर थे उन्हें ही विलायती बहादुर कहा गया है। अर्थात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के महल में 1500 मुसलमान बहुत दिनों से नौकर का काम करते थे और उन्हें विलायती बहादुर इस पाठ में कहा गया है। अंग्रेजों के साथ युद्ध में उनकी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही थी। वे सब के सब विलायती बहादुर सचमुच बड़े बहादुर थे। जब जब झांसी पर विपत्ति आई थी इन विलायती बहादुर ने अपनी जान की बाजी लगाई और लक्ष्मीबाई की तरफ से ब्रिटिश फौजों को एक छठी का दूध याद कराया। शत्रुओं से घिरी झांसी की से लक्ष्मीबाई को बाहर निकालने में उनकी भूमिका सर्वथा सराहनीय है। अर्थात विलायती बहादुर कहा जाता था 1500 मुसलमानों को जो कि रानी लक्ष्मीबाई के यहाँ नौकर का काम करती थी। लेकिन इस पाठ में जो उनकी भूमिका का वर्णन है, इस पाठ में उनकी भूमिका के बारे में बताया जा रहा है कि अंग्रेजों के साथ युद्ध में उनकी बड़ी भूमिका महत्वपूर्ण रही थी। वे सब के सब विलायती बहादुर ही नहीं सचमुच बड़े ही बहादुर थे। जब जब झांसी पर विपत्ति आती थी ये विलायती बहादुर अपनी जान की बाजी लगाकर लक्ष्मीबाई की तरफ से ब्रिटिश फौजों को छठी का युद्ध याद करा देती थी और शत्रुओं से घिरी झांसी से लक्ष्मीबाई को बाहर निकालने में भी उनकी भूमिका बिल्कुल ही सर्वथा सराहनीय है। लक्ष्मीबाई को वृद्ध सरकार ने किन किन अवसरों पर सलाह दी थी, इसके क्या परिणाम हुए थे? तो पाठ में एक वृद्ध 75 वर्ष का सरदार था और वह बार बार लक्ष्मीबाई को अवसरों पर सलाह दिया करता था। तो उन सलाह देने से लक्ष्मीबाई को वह किन किन अवसर पर सलाह देता था और इन सलाह से क्या क्या परिणाम हुए थे ये पूछा जा रहा है। तो अगर आपने पाठ को पढ़ा होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन बोलते ही आपके माइंड में आंसर आ जाता होगा। और अगर आपने पाठ को नहीं पढ़ा तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बनी हुई रहिए, हम आपको बिल्कुल ही अच्छे से समझाते हुए चलेंगे। तो जो लक्ष्मीबाई को वृद्ध सरदार था वह वृद्ध सरदार 75 वर्ष का था। तो प्रस्तुत पाठ आंखों देखा गदर में वृद्ध सरदार 2 अवसरों पर लक्ष्मीबाई को सलाह देता है और दोनों ही बार उसके अच्छे परिणाम निकले हैं। जब 75 वर्ष का वृद्ध सरदार देखता है कि गोरे लेग विलायती बहादुरों को मार से घबराकर भाग गए हैं तथा छुप छुप कर वार करने लगे हैं तो बाई साहब बढ़ती ही जा रही है, तो उसने समझाया कि इस समय आगे जाकर गोलियों का शिकार होना बिल्कुल ही बेकार है। सैकड़ों गोए अंदर घुस गए और इमारतों की आड़ से गोलियां चला रहे हैं, इसलिए इस समय मुफ्त में जान गंवाने से अच्छा है कि आप किले में जाकर दरवाज़ा बंद करके पहले सुरक्षित हो जाएं और फिर कोई उपाय सोचें। बाई साहब उसकी बात मानकर वापस आ गए। दूसरी बार बाई साहब अंग्रेजों की फौज से बाढ़ में झांसी की बर्बादी और लोगों की आज़ादी को देखते हुए अत्यंत खीन और उदास मन से लोगों के महल में बाहर चले जाने और स्वयं को महल में गोला बारूद भरकर आग लगाकर जल मरने की बात कहती है। तब वह अनुभवी वृद्ध सरदार समुचित सलाह देता है और स्पष्ट समझाता है कि महारानी आपको इस तरह निराश नहीं होना चाहिए। आत्महत्या करना बड़ा पाप है, इससे तो बहुत अच्छा है आदमी युद्ध करता हुआ स्वर्ग जीतने का उद्यम करे। इसलिए आपको इस समय धैर्य एवं गंभीरतापूर्वक इस कठिन स्थिति से उबरने का रास्ता निकालना चाहिए। उस वृद्ध सरदार के प्रबोधन के बाद रानी लक्ष्मीबाई को बहुत कुछ धीरज बंधा और वे स्वस्थ हुए। उनकी निराशा दूर हुई और उनमें आशा एवं ओज का संचार हुआ। तो जो 75 वर्ष का वह बूढ़ा सरदार था उसने 2 अवसर पर रानी लक्ष्मीबाई को सलाह दिया था और उस सलाह से उसको बहुत अच्छे फायदे हुए थे। तो क्या 2 सलाह दिए थे एक बार हम आपको फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं शॉर्टकट में। सबसे पहले जब रानी लक्ष्मीबाई उन अंग्रेजों से युद्ध कर रही थी तो वह तलवार से युद्ध कर रही थी और उसने 100 तक गिनती गिनने में जितना समय नहीं लगता, अर्थात 100 तक गिनती गिनने में जितना समय नहीं लगता उससे भी कम समय में उसने सैकड़ों अंग्रेजों सैनिकों को रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार से मार गिराया था। तभी सभी के सभी जो बाकी बचे हुए अंग्रेज सिपाही थे वे सभी के सभी गोरे लोग पेड़ों की आड़ में इमारतों की आड़ में छिप गए थे और गोलियां चलाने लगे थे। तब उस वृद्ध सरदार ने आकर रानी लक्ष्मीबाई को कहा कि आप इन गोलियों का शिकार न होइए, व्याकार में इस गोलियों का शिकार होना आप आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई बिल्कुल ही ओज से तोज से आगे बढ़ रही थी। तब उस वृद्ध सरदार ने जब आकर उनको समझाया तब वह जाकर महल में छुप गई और कुछ सोचने लगी। और दूसरी बार जब गोले बरसाने लगे थे उनकी प्रजा पर, तो जब उनकी प्रजा का नाश हो रहा था, रानी लक्ष्मीबाई का जो किला था वह जब अंग्रेजों की जब्त में आने वाला था, तब रानी लक्ष्मीबाई के मन में एक ख्याल आया कि मैं सभी को बाहर भेज देती हूँ और अपने ही किले में गोले बारूद भर कर स्वयं आग लगाकर इसी में जल मरती हूँ। तब उस समय भी सरदार ने उनको समझाया कि ये आत्महत्या करने से अच्छा है आप युद्ध में स्वर्गों को प्राप्त करें। तो दूसरी बार भी उनका जो सलाह था वह बिल्कुल ही अच्छा हुआ और उनके समझाने पर जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनको बहुत कुछ धीरज बंधा था और वे स्वस्थ हुई थी, उनकी निराशा दूर हुई थी तथा उनमें आशा एवं ओज का संचार हुआ था। तो जो बातें हमने आपको समझाई आप 101% अच्छे से समझ गए होंगे। इतना बड़ा आंसर आपको देखने में लग रहा है कि इतना लॉन्ग आंसर ये है,
लेकिन इसमें सिर्फ छोटी सी 2-3 बातों को बताया गया है। आप सिर्फ उन बातों को अगर अच्छे से याद रखिएगा तो आप अपनी लैंग्वेज के अनुसार भी इन सभी क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही आसानी से बता दीजिएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहर की दीवार पर चढ़ने के लिए अंग्रेजों ने कौन सी युक्ति सोची थी। शहर के जो दीवार था उस दीवार पर चढ़ा नहीं जा सकता था, लेकिन उस पर भी चढ़ने के लिए अंग्रेजों ने एक युक्ति सोची थी, एक सलाह सोची थी, एक विचार किया था। तो वह विचार क्या था, वह युक्ति कौन था, वह योजना कौन सी थी। तो झांसी की शहर की दीवार पर चढ़ने के लिए अंग्रेजों ने यह उपाय किया कि हजारों मजदूरों के सिरे पर घास के हजारों गट्ठर रखे और दीवार के पास चले आए। वहां मजदूरों ने घास की गट्ठरों को एक एक कर रखकर उनकी सीढ़ी बना दी। इस प्रकार घास की गट्ठरों की बनी सीढ़ी के सहारे अंग्रेज शहर की दीवार पर चढ़कर उस पार से इस पार चले आए। अर्थात झांसी का जो शहर का दीवार था उस दीवार पर चढ़ने के लिए अंग्रेजों ने एक युक्ति सोची थी कि वहाँ के हजारों मजदूरों के सिर पर घास के हजारों गट्ठर रखे दीवार के पास चले आए और वहाँ मजदूरों ने घास के गट्ठरों को इस तरह फेंकी कि उस तभी को फेंक कर एक सीढ़ी बना दी और इस प्रकार घास के गट्ठरों से जो बनी हुई सीढ़ी थी उसी सीढ़ी के सहारे अंग्रेज शहर की दीवार पर चढ़कर उससे इस पार चले आए। गोरे लोग झांसी में घुसकर क्या करने लगे। अपने प्राण बचाने के लिए लोगों ने क्या किया, जो गोरे लोग थे वे झांसी में घुसते ही कहर ढाने लगे। वे बच्चे बूढ़े और जवान किसी को नते थे, जो भी सामने पड़ता उसे गोली से उड़ा देते या तलवार के वार से काट देते। इसके अतिरिक्त वे लूटपाट भी करने लगे। तो गोरे लेग से यहाँ तात्पर्य जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज थे, जब वे झांसी में घुस गए थे उस सीढ़ी से बने हुए घास के सहारे, तो वे बच्चे बूढ़े जवान सभी को मारने लगे थे। जो भी उनके सामने आता उसे गोली से उड़ा देते या फिर तलवार के वार से काट देते थे। इसके अतिरिक्त वे लूटपाट भी करने लगे। गोरे सिपाहियों के इस आतंक से सबके प्राण बिल्कुल ही कांपने लगे थे। अतः जान बचाने के लिए जिसे जो उपाय सूझता वही करता। सभी लोग इधर उधर भागने लगे। कोई इधर गली में भागा तो कोई घर के तहखाने में दुबका तो कोई खेतों में जा छिपा। अर्थात जिसको जो तरकीब सोचने लगा अपनी जान बचाने के लिए, वे अपनी उस तरकीब को उपाय में लाने लगे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं महल में गोला बारूद भरकर इसी में आग लगाकर मर जाऊंगी। गोले लोग रात होते ही किले को छोड़कर चले जाएं और अपने प्राणों की रक्षा के लिए उपाय करें। लक्ष्मीबाई ने ऐसा क्यों कहा, इस कथन से उनके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू उभरता है, अपने शब्दों में लिखें। तो सरदार ने 2 सलाह जो दिया था उन 2 सलाह के बारे में बताते हुए हमने आपको इस चीज़ के बारे में अभी ही जस्ट पहले एक्सप्लेन किया है। तो इस एक्सप्लेनेशन से आपने क्या समझा, बिल्कुल उसी चीज़ को आपको लिखना है कि लक्ष्मीबाई ने ऐसा क्यों कहा था और इस कथन से उनके व्यक्तित्व का ऐसा कौन सा पहलू है जो कि उभरता है, उसको अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अपने माइंड के लैंग्वेज के अनुसार लिखना है, बिल्कुल ही सही आंसर आप लिख दीजिएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों को विद्वान लेखक विष्णुभट्ट गोडसे वर्षे ही करने लिखा है। जब लक्ष्मीबाई ने देखा कि गोरे सिपाही लोग शहर में उपद्रव मचा रहे हैं और निरीह प्रजा बेमौत मारी जा रही है, उसका सर्वस्व बड़ी निर्ममता से लूटा जा रहा है, वह इस दर्द और दुख से बेहाल और असह बनी। तो उनके मन में करुणा और दुख भर गया। उन्हें ऐसा लगा कि प्रजा की इस दारुण दशा का जिम्मेदार मैं ही हूँ और शोक की इस अतिशयता में उन्होंने अत्यंत निराश होकर कहा कि लोग रात होते ही किले से बाहर चले जाएं, मैं अपनी जान बचाएं। मैं इस महल में गोला बारूद भरकर आग लगा दूंगी और इसी में जलकर भस्म जाऊंगी। उपर्युक्त कथन से लक्ष्मीबाई के चित्र की स्त्री सुलभ कोमलता, प्रद दुखकारता और करुणाताई आदि विशेषताएं प्रकट होती है। साथ ही साथ इससे उनके व्यक्तित्व का यह वीरता से भरा महत्वपूर्ण पक्ष भी ध्वनित होता है कि वे शत्रुओं के हाथ पड़ने की अपेक्षा स्वयं मरने को दृढ़ करना अच्छा समझती थी। तो वह ऐसा क्यों चाहती थी, वह ऐसा इसलिए चाहती थी ताकि वह शत्रुओं के हाथ ना लगे और उनकी जितनी भी प्रजा है जो निर्ममता से संवारी जा रही है वो सभी के सभी बच जाएं। इसीलिए उन्होंने ऐसा कथन कहा था और ऐसा सोचा था। यहाँ आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जितना उत्तम है। वृद्ध सरदार ने इस कथन का लक्ष्मीबाई पर क्या प्रभाव पड़ा था, अर्थात जब वह इस युक्ति को सोची थी कि मैं इस महल में ही गोला बारूद भरकर आग लगाकर जलकर भस्म हो जाऊंगी, तो इस आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जितना उत्तम है। जब वृद्ध सरदार ने इस कथन को कहा था तो लक्ष्मीबाई को इस कथन को सुनकर क्या प्रभाव पड़ा था। तो प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने देखा है कि झांसी में अंग्रेजों द्वारा प्रजा का सर्वस्व बड़ी निर्ममता से लूटता जा रहा था। जब बाई ने महल में गोला बारूद भरकर आग में लगाकर आत्महत्या की बात कही थी, तब वृद्ध सरदार ने यह कहा कि आत्महत्या करके पाप संचय करने की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जितना उत्तम है। रानी लक्ष्मीबाई के मन में व्याप्त निराशा और दुख की काली घटा जो थी वह छट जाता है और उनमें पुनः आशा, ओज एवं वीरत्व का प्रकाश भर जाता था। जब वह वृद्ध सरदार जो 75 वर्ष का, जब वह उनको सलाह देता है, जब वह समझाता है, तब उनके समझाने के बाद जो रानी लक्ष्मीबाई के मन में व्याप्त निराशा और दुख की काली घटा थी वह सभी की सभी छट जाती है और उनमें पुनः आशा, ओज एवं वीरत्व का प्रकाश भर जाता है।
तो ये सभी के सभी क्वेश्चन जो हम आपको पढ़ा रहे हैं एक दूसरे से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप पाठ को अच्छे से समझे हुए होंगे तो आपके क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ रहे हैं, और अगर आप शुरू से भी इस वीडियो में बने हुए हैं, ध्यान से मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे से समझ आ रहे होंगे। इस वीडियो में हम आपको टोटल 19 क्वेश्चन करवाएंगे। आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और बिल्कुल ही अच्छे से क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। पाठ के साथ 19 क्वेश्चन था, जो बुक के लास्ट में पाठ के साथ वाला लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में पढ़ाते हैं और बिल्कुल स्टिक आंसर करवाते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आधे सेर चावल की हकदार, मेरी ऐसी राड़मुड़ को विधवा धर्म छोड़कर यह सब उद्योग करने की कुछ जरूरत नहीं थी, परंतु धर्म की रक्षा के लिए जब इस कर्म में प्रवृत्त हुई हूँ तो इसके लिए ऐश्वर्य सुख मान सब की आशा छोड़कर हूँ। रानी लक्ष्मीबाई के इस कथन की सप्रसंग व्याख्या करें। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई ने इस कथन के जरिए क्या कहना चाहते हैं, इस कथन की सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा जा रहा है। तो सप्रसंग व्याख्या, प्रस्तुत सारगभित व्याख्याय गद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित आंखों देखा गदर पाठ से लिया गया, जिसके मूल मराठी लेखक विष्णु भट्ट गोडसे वर्सेकर तथा हिंदी अनुवादिक अमृतलाल नागर हैं। जैसा कि आपने देखा, ये जो आंखों देखा गदर पाठ है, यह आंखों देखा गदर पाठ माझा प्रवास से लिया गया, और माझा प्रवास मराठी भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है, और उस पुस्तक को जो ये विष्णु भट्ट गोडसे वर्सेकर थे उन्होंने लिखा था। लेकिन उसी माझा प्रवास से आंखों देखा गदर पाठ को लिया गया और उसको हिंदी मराठी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया था अमृतलाल नागर ने। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपने आपको पढ़ा दिया। अगर आपने इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए, और इन सभी बातों को याद रखिएगा तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आसानी से बना पाइएगा। जब रानी, इस पंक्ति के जरिए अब हम लोगों को समझना है कि जब रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के सैन्य व्यूह को वीरतापूर्वक भेदती हुई झांसी को छोड़ चली तो लेखक भी वहां से अन्य लोगों के साथ निकल चले। रास्ते में कालपी से 6 कोस पहले एक जगह उन्होंने रात्रि विश्राम किया। वहीं शोर में एकाएक हल्ला सुन उनकी नींद टूट गई। पहले तो वे बहुत घबराए हुए यह पीछे जानकर निश्चित हुए कि ये फौजी दस्ते अंग्रेजों के नहीं परंतु लक्ष्मीबाई के हैं। बाद में दोनों की पहचान होती है और रानी लक्ष्मीबाई बड़ी निराशा मन स्थिति में उदागार प्रकट करती है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बड़ी वीरतापूर्वक कई दिनों से अंग्रेजों के साथ लड़ाई करती चली आ रही थी, पर दुर्भाग्यवश दिन पर दिन विजयश्री उनसे दूर होती जा रही थी। अर्थात वह विजय नहीं प्राप्त कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ युद्ध में हार रही थी। अतः उनके अंदर निराशा और अवसाद घर चुके थे। उसकी जो मन थी, उसी मन स्थिति में वह हयोद्गार व्यक्त करती है कि मुझे लोग भोग विलासी की कोई इच्छा नहीं, मैं तो सिर्फ आप सेर चावल की हकदार थी, वह मुझे भी आसानी से मिल जाता, इसलिए मुझे अपने विधवा कर्म का परित्याग कर युद्ध कर्म में प्रवृत्त होने की कोई जरूरत नहीं थी। किंतु मैं निश्चिंतता का जीवन छोड़ प्रजा एवं धर्म की रक्षा के विचार से युद्ध में कूद पड़ी हूँ, और अब जबकि मैं युद्ध छेड़ चुकी हूँ तो मुझे अपने लिए मैं सुख ऐश्वर्य मान या प्राण का कोई महत्व मेरे लिए नहीं है। मुझे इनमें से किसी की परवाह नहीं, मैं सबकी आशा छोड़ चुकी हूँ। रानी लक्ष्मीबाई के उपयुक्त कथन से उनके हृदय में निराशा, प्रज्वलितता एवं धर्मपरायणता का भाव सहज रूप में अभिव्यक्त होता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके अपने किए पर कुछ अफसोस था, बल्कि यह तो युद्ध के दौरान विपक्षी की बढ़ती शक्ति और अपनी पराजय की स्थिति से उत्पन्न वीरांगना की सहज आकृत्रिम प्रतिक्रिया है। अर्थात इस पंक्ति के द्वारा जो रानी लक्ष्मीबाई थी समझाना चाहती थी, आप बिल्कुल ही अच्छे से समझ गए होंगे कि इस पंक्ति के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई हम लोगों को क्या समझाना चाहती है। आप विद्वान हैं, अतः मेरे लिए पानी न खींचें। लक्ष्मीबाई के इस कथन से उनके व्यक्तित्व में कौन सा पहलू उभरता है? अर्थात जो इस पाठ के लेखक विष्णु भट्ट गोडसे वर्सेकर हैं, जो झांसी में जाकर फंस जाते हैं, तो जब वे बाहर निकलते हैं झांसी से, जब पानी वे खींचते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के लिए, तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहती है, क्योंकि वो पंडित था, पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वर्सेकर, तो उसको कहते हैं कि आप तो विद्वान हैं, अतः मेरे लिए पानी नहीं खींचे। लक्ष्मीबाई के इस कथन से उनके व्यक्तित्व का कौन सा पहलू उभरता है, ये पूछा जा रहा है। तो जब युद्ध करते करते पूरी तरह थकी चुकी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को प्यास से परेशान लेखक पंडित विष्णु भट्ट वर्सेकर ने देखा, तो वे मटके से पानी निकालकर उन्हें पानी पिलाना चाहते थे। तभी लक्ष्मीबाई ने कहा कि आप एक विद्वान व्यक्ति हैं, इसलिए मेरे लिए पानी न खींचे, मैं खुद खींच लेती हूँ। लक्ष्मीबाई के इस कथन से यह पता चलता है कि उनके दिल में गुणियों विद्वान के लिए बड़ा आदर सम्मान का भाव था। वे गुणीजनों से काम कराना अधर्म समझती थी। अर्थात जब वह इस पंक्ति को कहती है, तो इस पंक्ति के द्वारा हम लोगों को सिर्फ यही समझ आता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह गुणियों लोगों का आदर सम्मान करती थी, और वे गुणीजनों से काम कराना बिल्कुल ही अधर्म समझती थी। कालपी की लड़ाई का वर्णन लेखक ने किस तरह किया है?
काल्पी के युद्ध के तीसरे दिन सिपाहियों ने क्या किया था, अर्थात जब काल्पी की लड़ाई हुई थी तो उस लड़ाई का वर्णन इस पाठ में लेखक ने किस तरह किया है और काल्पी के युद्ध के तीसरे दिन सिपाहियों ने क्या किया था। आंखों देखा गया पाठ के अंतर्गत लेखक ने काल्पी की लड़ाई का बड़ा यथार्थपरक वर्णन किया है। काल्पी में लगातार 3 दिन लड़ाई चली। पेशवा की फौज पहले ही बेकार हो चुकी थी। दिल्ली, लखनऊ, झांसी वगैरह भी अंग्रेजों की फतह में हो चुकी थी, जिससे गदर खाली निराश हो चुके थे। बहुत से पुराने अनुभवी सैनिक डर से पलटने छोड़कर भाग गए थे। पलटने का मतलब होता है सेना। वे सेना को छोड़कर चले गए थे। उसके स्थान पर नए लोग भर्ती किए गए। इन लोगों में सिपाहियों के साथ चोर, लुच्चे, लुटेरे आदि भी शामिल थे, जिनका जो लक्ष्य था लड़ाई न होकर लूटपाट करना था। काल्पी में युद्ध के तीसरे दिन जब सिपाहियों को लगा कि अंग्रेजों की फौजों से पार करना मुश्किल है और जीत उन्हीं की होगी, तो उनमें से सैकड़ों लोग युद्ध का मैदान छोड़कर शहर में घुसकर दंगा, लूट और स्त्रियों की दुर्दशा करने लगे। इतने में जब अंग्रेजी फौज भी आ गई तो जो सिपाही थे वे सभी के सभी सिपाही वहां से भाग चले। अर्थात इसके द्वारा समझाया रहा है कि काल्पी का जो युद्ध था वह 3 दिन चला था और पेशवा की जो फौज थी वह पहले से बेकार हो चुकी थी। इसलिए जो पहले के अनुभवी सैनिक थे वे सभी के सभी डर से उस सेना को छोड़कर भाग गए थे, उस पलटने छोड़कर चले गए थे। इसीलिए उन लोगों के स्थान पर, उन अनुभवी सैनिकों के स्थान पर नए सैनिकों को भर्ती किया जाने लगा था और इन नए लोगों की भर्ती में सिपाहियों के साथ साथ चोर, लुच्चे और लुटेरे भी शामिल हो गए थे, जिनका लक्ष्य लड़ाई न होकर युद्ध में लूटपाट करना था। और काल्पी में युद्ध के तीसरे दिन जब सिपाहियों को लगा कि अंग्रेजी फौजों से पार करना मुश्किल है और जीत उन्हीं की होगी, तो उनमें से सैकड़ों लोग युद्ध का मैदान छोड़कर शहर में घुसकर दंगा, लूट और स्त्रियों की दुर्दशा करने लगे। इतने में जब अंग्रेजी फौज भी आ गई तब वहाँ जो फालतू लिच्चे गुंडे सिपाही थे वे सभी के सिपाही वहाँ से भाग चले। लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस तरह हुई, उनकी वीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। अर्थात पाठ के अंत में हमने आपको लक्ष्मीबाई की मृत्यु के बारे में पढ़ाया था। तो लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस तरह हुई थी और उनकी वीरता कैसी वीरता थी, उनकी वीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। बिल्कुल ही अच्छे से आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक अद्भुत और अप्रतिम वीरांगना थी। यदि उन्हें शक्ति एवं सहसा की देवी दुर्गा का अवतार कहा जाए तो कदाचित अनुचित न होगा। झांसी पर संकट का बादल मंडराया। देखो, साहस की पुतली से स्वाभिनी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने घुटने टेकने के बजाय उनसे लोहा लेने के उपाय में लग गई। वे बड़ी कठिन परिश्रम करती, रात भर जागकर रणनीति बनाती और युद्ध के समय स्वयं दौड़ दौड़ कर सैनिकों का मनोबल और उत्साहवर्धन करती थी। फिर भी जब कालचक्र विपरीत था और झांसी के दुर्ग पर अंग्रेज प्रवेश कर गए थे तो उन्होंने न हिम्मत हारी और न ही आत्मसमर्पण किया, बल्कि एक वीर छत्राने की भांति अपने बहादुर जवानों के साथ ही शत्रु सेना को छिन्न भिन्न करते हुए रणनीति के तहत काल्पी पहुंची। फिर जब मुरार पर अंग्रेजों का हमला हुआ तो तांत्या टोपे और राज साहब के साथ लक्ष्मीबाई ने भी वहां भीषण युद्ध किया। मुरार के भीषण संग्राम में उन्हें एक गोली लगी थी। फिर भी वीरता की प्रतिमूर्ति लक्ष्मीबाई आगे बढ़ चढ़कर दुश्मनों का सफाया करती रही। इसी बीच उनकी जांघ पर तलवार का करारा प्रहार हुआ और वे घोड़े से गिरने लगे। यह देख तांत्या टोपे ने उन्हें संभाला और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी उसने लड़ाई में कभी भी शत्रुओं को पीठ नहीं दिखाई और युद्ध क्षेत्र में ही वीर गति को प्राप्त हुई, अर्थात युद्ध क्षेत्र में उनकी मृत्यु हो गई। वस्तुतः उनकी वीरता जो थी वह बिल्कुल ही अनुपम थी, जो सदैव चीरों को प्रेरित और अनुप्रामाणित करती रहेगी। अर्थात जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी थी उन्होंने सबसे पहले तो कभी भी हार नहीं मानी थी। उनको देवी दुर्गा का अवतार कहा जाए तो बिल्कुल ही अनुचित नहीं होगा, अर्थात उनको देवी दुर्गा का अवतार कहा जा सकता है, क्योंकि जब उनके किले पर जब समस्या आई थी तो वह रात भर कठिन परिश्रम करती थी और रात भर जाग कर रणनीति बनाती थी और स्वयं युद्ध के समय दौड़ दौड़ कर सैनिकों का मनोबल बढ़ाती थी कि युद्ध में कैसे लड़ना है और रणनीतियाँ बनाती थी और वह उन रणनीतियों को बना कर युद्ध में हमेशा लड़ती रहती थी। और लास्ट में जब अंग्रेज उनके दुर्ग में प्रवेश कर गए थे तब भी उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया था। वह अपने बहादुर के साथ वहाँ से भाग निकली थी रणनीति के तहत और काल्पी पहुंची थी। और जब मुरार का युद्ध हो रहा था तो मुरार के युद्ध में तांत्या टोपे राज साहब के साथ लक्ष्मीबाई ने वह भीष्म युद्ध किया था। तो मुरार के भीष्म युद्ध में उनको एक गोली लगी थी, लेकिन फिर भी वह बिल्कुल ही साहस के साथ सभी लोगों को चीरती फाड़ती आगे निकल रही थी। लेकिन तभी उनके जांघ पर एक तलवार का करहारा प्रहार हुआ और वहीं से वे घोड़े से गिरने लगे। तब यह जब तांत्या टोपे ने देखा तो तांत्या टोपे ने उन्हें संभाला और घोड़े को आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ाई में कभी भी शत्रुओं को पीठ न दिखाई
और युद्ध क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुई। वस्तुतः उनकी वीरता बिल्कुल ही अनुपम थी, जो सदैव चीरों को प्रेरित और अनुप्राणित करती रहेगी। चीरों नहीं, चीजों होना चाहिए था, जो सदैव चीजों को प्रेरित और अनुप्राणित करती रहेगी। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों की सप्रसंग व्याख्या करें। क्योंकि व्याख्या करने वाले रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में 101% हर बार पूछा जाता है और ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। और व्याख्या करें में सिंपली एक लाइन दिया हुआ रहता है और उस लाइन के जरिए पाठ में आपने क्या पढ़ा है, क्या समझा, उसी बात को आपको लिखना है। तो सबसे पहले उस लाइन को, उस पंक्ति को पढ़कर आपको ये पता लगाना है कि ये पंक्ति किस पाठ का है, किस बुक का है, उसके लेखक कौन थे और इस पंक्ति के द्वारा लेखक हम लोगों को क्या समझाना चाहते हैं, किस पाठ का है, किस लेखक का। इतना लिखने से ही 2 नंबर फिक्स हो जाता है और उसका वर्णन करने से 3 नंबर मिल जाता है। इसलिए इसकी व्याख्या को मैंने 2-3 बार कई चैप्टरों में समझा रखा है, एक बार आपको फिर से अच्छे से समझा देते हैं। सबसे पहले व्याख्या करें लिखा हुआ रहेगा और एक पंक्ति दिया हुआ रहेगा। जैसे कि पंक्ति है, परंतु निराशा की शक्ति भी कुछ विलक्षण ही होती है। परंतु निराशा की शक्ति भी कुछ विलक्षण ही होती है। तो इस पंक्ति को पढ़कर जब आप सभी पाठ को पढ़ लीजिएगा तो सभी पाठ को पढ़ने के बाद आप पंक्ति को पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि यह पंक्ति किस पाठ का है। तो उस पाठ का नाम आपको याद रहना चाहिए, उस पाठ के लेखक का नाम याद रहना चाहिए और इस पंक्ति के द्वारा उस पाठ में लेखक हम लोगों को क्या समझाना चाहते थे, सिर्फ उसी बात को आपको लिखना। यही होता है व्याख्या करना। तो सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 के आंखों देखा गदर पाठ से लिया गया। इसके लेखक पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वर्सेकर हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आपको लिखना है प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित आंखों देखा गदर पाठ से लिया गया है और इस पंक्ति के जो लेखक हैं वे पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वर्सेकर हैं। इस पंक्ति में इसमें 1857 ईस्वी के प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम के आंखों देखा हाल का वर्णन किया गया है। झांसी पर अंग्रेजी फौज हमला बोल चुकी है। झांसी की मदद को तांत्या टोपे भी पहुंचे हुए हैं। अंग्रेज और झांसी के बीच भीष्म संग्राम छिड़ा है, पर धीरे धीरे जो झांसी की फौज है वह परास्त होने लगी। अंग्रेजों का हौसला बढ़ता जा रहा है। यह पंक्ति उसी संदर्भ में कथित है। ऐसे तो अंग्रेजों की विजय देख झांसी भी हाहाकार मचा हुआ है, पर यह सच्चे सूरवीरों की धरती है जो अपने आन की रक्षा में जान देना जानते हैं, जिसके लिए दुश्मन के आगे घुटने टेकने की बजाय उन्हें मारते हुए शहीद होना जाना लाख गुना अच्छा है। सच्चे वीर कभी निराश नहीं होते और यदि कभी निराशा पास फटकती भी है तो उसी से विलक्षण शक्ति विस्फोट कराते हैं। झांसी के सिपाहियों को यह जानकर कि निर्मम और निर्दय अंग्रेज ही जीतेंगे, झांसी उन्हीं के साथ लगेगी। साहस और सौंदर्य कुंठित होने की बजाय और बढ़ जाता है। वे और उत्साह और मनोबल के साथ युद्ध में जुड़ जाते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में निराशा की विलक्षण शक्ति का संकेत दिया गया, अर्थात जो झांसी की सेना थी, जो सिपाही थे, उन सभी को पता था कि अंग्रेज जीतेंगे, लेकिन फिर भी वे अपने जोश को बढ़ाकर, अपने उत्साह को बढ़ाकर, अपने मनोबल को बढ़ाकर युद्ध में जुटे हुए थे और युद्ध का जीतने का प्रयास कर रहे थे। तो इस पंक्ति के द्वारा लेखक उनके जो निराशा की विलक्षण शक्ति थी उसी के बारे में बता रहे हैं। इसके बाद हमारा दूसरा पंक्ति है, भेड़िए जब भेड़ों की झुंड पर झपटते हैं तब भेड़ों की प्राण की जो दशा होती है वह इस समय लोगों की थी। जो भेड़िए होते हैं, जब भेड़ों की झुंड पर झपटते हैं तो भेड़ों की जो प्राण की दशा होती है वह इस समय झांसी के लोगों की थी। तो इस व्याख्या में भी आपको वही चीज़ लिखनी है। प्रस्तुत पंक्ति हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित आंखों देखा गदर पाठ से लिया गया। इसके लेखक मराठी के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित विष्णु भट्ट गोडसे वर्सेकर है। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने गदर के दौरान झांसी में अंग्रेज फौजों को अत्याचार, उत्पात और उससे प्रभावित बहादुर नागरिकों की असहाय व्यवस्था और बड़ा मार्मिक एवं हृदयस्पर्शी वर्णन किया है। अंग्रेजी फौज झांसी की शहर में घुस चुकी थी और जनता का बेइंतहा जुल्म डाल रही थी। बच्चा या बूढ़ा जिसे भी सामने पाते मौत के घाट उतार देना। इतना ही नहीं, इन वहशियों ने शहर में एक भाग में आग भी लगा दी, जिससे सर्वत्र हाहाकार मच गया। उस समय निरीह नागरिकों को प्राण बचाने का कोई उपाय न सूझता था। इसी भीषण और क्रूर दृश्य का वर्णन करते हुए भेड़ों और भेड़ियों का आक्रमण का उदाहरण दिया गया है कि जो भेड़े होते हैं वे अत्यंत निरीह और दुर्बल जीव होते हैं। भेड़ियों के सामने उनका कोई वश नहीं चलता। जब भेड़िए आक्रमण करते हैं तो भेड़ों की दशा अत्यंत क्रूर हो जाती है। उनके प्राणों के नसों में समा जाते हैं। उनके जो प्राण होते हैं वे नसों में समा जाते हैं और वह चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती, अपनी जान भी नहीं बचा सकती। यही हाल उन गोरे सिपाहियों के आतंक और जुल्म के सामने झांसी की निरीह और निहत्थी जनता की थी। इस पंक्ति में क्रूर सिपाहियों के लिए भेड़िए और निरीह जनता के लिए भेड़ों की उपमा बड़ी स्टिक बैठती है। अर्थात इस उपमा के जरिए कि जो भेड़ होते हैं वे बिल्कुल ही कमज़ोर जानवर होते हैं, तो जो भेड़िए उन पर
जब भेड़ी हुए उन पर हमला करते हैं तो उस हमला के दौरान जो भेड़ होते हैं उनको अपनी प्राण बचाने के लिए किसी प्रकार का कोई उपाय नहीं सूझता है। तो इसमें जो भेड़िए हैं वे अंग्रेजी सेना को बताया गया और जो भेड़ हैं वे निहत्थी झांसी की जनता को बताया गया, क्योंकि जो अंग्रेजी सेना थे जब झांसी में घुसकर झांसी की जनता पर अत्याचार कर रहे थे तो उनके पास किसी प्रकार का कोई भी उपाय नहीं था अपने आप को बचाने का। इसके बाद हमारा तीसरा पंक्ति है, आत्महत्या करना बड़ा पाप है, दुख में धैर्य धारण करके गंभीरतापूर्वक सोचना चाहिए, उससे बचने के लिए कोई आगे रास्ता निकल सकता है या नहीं। इस पंक्ति के द्वारा लेखक हम लोगों को क्या समझाना चाहते हैं? सप्रसंग व्याख्या। प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी की पाठ्य पुस्तक दिगंत भाग 1 में संकलित आंखों देखा गदर पाठ से लिया गया। इसके लेखक पंडित विष्णुभट्ट गोडसे वर्सेकर है। इतना बात तो आपको सभी पंक्ति में लिखना है। सबसे पहले आपको ये पता लगा लेना कि ये पंक्ति किस बुक का है, उस किस पाठ का है और उस पाठ के लेखक क्या थे, और उस पंक्ति के बारे लेखक हम लोग को क्या समझाना चाहते थे वो आपको बताना है। तो इन पंक्तियों में लेखक ने जब लक्ष्मीबाई अंग्रेजों की विजय और अपनी प्रजा के साथ प्रजाजनों की असहाय व्यवस्था को देखती है तो वे अत्यंत चिंतित, निराश और उदास हो जाती है। वह कहती है कि प्रजा लोग रात में ही भागकर सुरक्षित स्थान पर चले जाएं और मैं इस महल में गोला बारूद भरकर आग लगाकर मर जाऊंगी। उनके इसी कथन पर उनके जो वृद्ध सरदार था, जो 75 वर्ष का वृद्ध सरदार था, वह सागरभृत कथन उल्लिखित है। झांसी का वह वृद्ध सरदार रानी लक्ष्मीबाई को प्रबोध देता हुआ कहता है कि आप जैसी वीर नारी के लिए ऐसा करना कदापि उचित नहीं। वीर कभी पलायनवाद नहीं होते, वे तो हंसकर संकटों का सामना करते हैं। वास्तव में आत्महत्या की बात करना का अर्थ है वह वीरों का धर्म नहीं। विपत्ति आने पर धैर्य से काम लिया जाना चाहिए और गंभीरतापूर्वक सोचकर आगे के लिए बचाव का रास्ता निकालना चाहिए। इस प्रकार यहाँ वृद्ध सरदार श्रांत क्लांत एवं निराश हताश में पीड़ित झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समायोचित यही सलाह देता है। रानी पर इसका तद अनुकूल प्रभाव पड़ता है और वे पुनः अपने पुण्य कर्म में संपन्न होती है, सन्नद्ध हो जाती है और विपत्ति में धैर्य धारण करने की सीख तथा आत्महत्या जैसे कृत्य की निंदा की बात उनको सर्वथा उचित लगता है। और उस समय उनके मन में कुछ जो काली घटा होती है वह छट जाती है और उनके मन में कुछ जोश बनता है और वह फिर से आत्महत्या की बात को छोड़ देती है। तो उनको जो आत्महत्या की बात है यह निंदा की जैसी बिल्कुल ही सर्वथा उचित लगने लगता है। तो इस प्रकार आपका इस पाठ में हमने आपको बताया था कि 19 सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, 19 लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर थे। सभी के सभी प्रश्न उत्तर हमने आपको बिल्कुल ही अच्छे से पढ़ा दिया, बिल्कुल सटीक आंसर पढ़ाया। अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं तो आपको 101% ये सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और अगर ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप अपने लैंग्वेज के अनुसार भी कुछ ना कुछ आंसर में जरूर लिख के आइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास क्लास 11th के स्टूडेंट्स बहुत कम है और अगर क्लास 11th के स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो मैं तत्परता के साथ आपके लिए वीडियोज़ हमेशा बनाता रहूँगा। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे वीडियो का लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी समस्या को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं हमसे किसी अन्य इम्पोर्टेंट वीडियो में।